अभी जो हमको देखना है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। और सबसे पहले हमको देखना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो इनडायरेक्टली जो हाइड्रोजन चैप्टर है यहाँ से ऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू हो गया है, ठीक है। और ऑर्गेनिक का जब भी हम लोग ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ते हैं तो उसको पहला जो पार्ट होता है ये होता है इंट्रोडक्शन। इसका मतलब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है। जैसे कल हमने देखा था हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। सेकंड जो बात हमको पढ़नी होती है वो होती है प्रिपरेशन मेथड। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी। चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और लास्ट में जो होता है वो आता है यूजेस। तो हर ऑर्गेनिक के टॉपिक को हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं। मान लिया सपोज हमको पढ़ना है CO2 के बारे में, एग्जांपल के लिए इसके बारे में CO2। तो सबसे पहले ये देखेंगे CO2 क्या है, CO2 में कौन प्रेजेंट है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, सब कुछ। तो वो आता है इंट्रोडक्शन में। सही है, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये बात पहली होगी। दूसरा प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड का मतलब होता है CO2 को बनाने के लिए कितने मेथड्स को यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए पहला मेथड होता है कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ करेंगे तो CO2 बनेगा, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाफ मोल ऑफ O2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। या तो हम लोग बोलेंगे हम CH4 का कॉम्बशन करेंगे तो क्या मिलेगा, CO2 + H2O। तो इन सभी रिएक्शन में हमको क्या मिला है, CO2 मिला है। तो जिस रिएक्शन को यूज करके हम CO2 को बनाएंगे उनको बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो प्रिपरेशन में क्या होगा, जो भी कोई कंपाउंड है उस कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखेंगे। एग्जांपल के लिए मान लिया कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ वाटर के बारे में, तो इसमें क्या बताऊंगा मैं, प्रिपरेशन ऑफ वाटर मतलब H2O को बनाने के कितने मेथड्स है। इन केस मैंने बोला है कि मुझे पढ़ना है अल्कोहल के बारे में, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में देखेंगे कि एल्कोहल को बनाने के लिए कौन से मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं समझा, ठीक है। तो ये है प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे इसका कलर कैसा है, फिजिकल स्टेट कौन सा है, स्मेल कौन सा प्रोड्यूस करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ये बातें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में। कौन सी स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, कलर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। साथ में ये भी देखते हैं ये किसमें सोल्यूबल होगा। अब ये CO2 जो है ये नॉन पोलर है, कौन सा है, नॉन पोलर। तो ये किसमें सोल्यूबल रहेगा, नॉन पोलर में, और किसमें इनसोल्यूबल रहेगा, पोलर में। ये मैंने सॉल्वेंट के बारे में जब बताया था तब बोला था सॉल्वेंट पोलर में पोलर जो सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर सोल्यूबल होता है। ये हो गया किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, देखो पहले हमने पढ़ा कि CO2 क्या है, फिर CO2 को बनाया, जिस CO2 को हमने बनाया था उसको हम यूज करेंगे। समझे बात को, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO2। इसका मतलब CO2 को यूज करके कौन से रिएक्शन को पूरा करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं CO2 का रिएक्शन CaO के साथ करता हूं तो क्या मिलेगा, CaCO3। इसमें हमने CO2 को बनाया कि CO2 को यूज किया, जिसमें CO2 को बनाएंगे उसको बोलेंगे प्रिपरेशन मेथड, और जिस रिएक्शन में CO2 को यूज करेंगे उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। समझा नहीं समझा, केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम वही है। डिफरेंस समझ में आया। इसमें क्या होगा, उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इसमें क्या होगा, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक और रिएक्शन लिख सकता हूं मैं, CO2 का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो H2CO3 बनेगा। तो इस मेथड को क्या बोलूं मैं, प्रिपरेशन ऑफ CO2
और केमिकल रिएक्शन ऑफ CO2, केमिकल रिएक्शन ऑफ CO2। किसी ने पूछा आपने ऐसा क्यों कहा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इस मेथड में हम CO2 को यूज कर रहे हैं, CO2 को बना नहीं रहे। समझ में आ रहा है? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ प्रिपरेशन ऑफ H2CO3? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ प्रिपरेशन ऑफ H2CO3? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ प्रिपरेशन ऑफ वाटर? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे किसको यूज किया है, वाटर को यूज किया। इसको मैं बोल सकता हूँ प्रिपरेशन ऑफ CaCO3, इसको बोल सकता हूँ मैं प्रिपरेशन ऑफ CO2, नो, इसको बोल सकता हूँ मैं केमिकल रिएक्शन ऑफ CO2, इसको मैं बोल सकता हूँ केमिकल रिएक्शन ऑफ CaO। समझा नहीं समझा? लास्ट में ये देखेंगे कि CO2 का यूज कहाँ कहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऑर्गेनिक जो पढ़ेंगे वो इतने पार्ट में पढ़ेंगे हर किसी का। CO2 के बारे में पढ़ना है तो ये पढ़ेंगे, CH4 के बारे में पढ़ना है तो इतना ही पढ़ेंगे, C2H6 के बारे में पढ़ना है तो भी हम लोग यही पढ़ेंगे। तो पॉइंट्स जो रहेंगे वो यही रहेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है एक्सप्लेन करने के टाइम पे पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने पॉइंट सबको कवर करने हैं। समझा नहीं समझा? अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे किसको लिया था, लेकिन इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है? इसका मतलब पहले हमको पढ़ना होगा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे रिएक्शंस पढ़ने होंगे जहां से हमको हाइड्रोजन मिलेगा या जहां पे हाइड्रोजन को यूज करेंगे, जहां से हाइड्रोजन मिलेगा। फिर देखेंगे हाइड्रोजन का कलर कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो सब। लास्ट में क्या पढ़ेंगे, H2O को यूज कैसे करेंगे, मतलब H2O को यूज करके क्या बना सकते हैं, H2 को यूज करके क्या बना सकते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि उस H2O को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, सॉल्वेंट करके यूज करते हैं, वो सभी बातें। समझा नहीं समझा? तो कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 5 से 6। 5, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, चौथा केमिकल रिएक्शन और लास्ट वाला। सही है? तो यहाँ पे हमारा अभी जो रहेगा ये कौन सा पॉइंट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे प्रिपरेशन मेथड। क्या बोलेंगे? प्रिपरेशन मेथड। यहाँ तक ठीक है? समझा नहीं समझा? ओके। तो पहली जो प्रिपरेशन मेथड है, नंबर 1, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है? तो किसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे। तो वाटर के साथ करने के बाद क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन मिलना चाहिए। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म में। ठीक है? समझा नहीं समझा? एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे लिखा है Na का रिएक्शन करूंगा H2O के साथ। किसके साथ, H2O के साथ। अब इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, Na वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है 2 8 1। स्टेबल और अनस्टेबल, इट विल ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन। व्हाई? Because it has one extra electron. So after the loss of one electron, it is converted into Na plus with loss of one electron. आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिएक्शन लिख दूं, फिर रिएक्शन ये होता है, ऐसे ही है, ये याद रखना है। दूसरा तरीका, ये रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ ये बताओ। कौन सा ऑप्शन चाहिए, दूसरा वाला। क्यों? इसका फायदा ये है, मैं यहाँ पे Na के जगह किसी और को भी यूज करूंगा तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। समझे बात को? हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ H2O का डिसोसिएशन करेंगे, क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। रूल तो यही कहता है, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्या होगा, ये जो OH माइनस रहेगा ये किसके पास जाएगा, Na प्लस के साथ। और ये OH माइनस जब Na प्लस के साथ जाएगा तो क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, NaOH। क्या मिलना चाहिए, NaOH। मिल गया? सही है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन के पास क्या है, प्लस चार्ज, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा, H न्यूट्रल। बट हाइड्रोजन इज
अनस्टेबल इन मोनोएटॉमिक, अनस्टेबल इन डायटॉमिक, तो ये रहेगा H2 हाफ H2। तो अब मुझे बताओ तुमको प्रोडक्ट क्या मिला, NaOH, साथ में क्या मिला H2, सही है। तो हमको प्रिपरेशन किसका करना था, हमारा मेन टारगेट क्या है, H2 के साथ कोई और मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको H2 मिलना ही चाहिए। तो इस रिएक्शन को क्या लिखेंगे, Na का रिएक्शन H2O के साथ करते हैं, तो यहाँ पे मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा NaOH, साथ में मिलेगा हाफ मोल ऑफ H2। समझा नहीं समझा, ठीक है, यहाँ तक ओके है, ओके। हमने यहाँ पे एक ही H+N क्यों यूज किया, क्योंकि इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझा नहीं समझा, एक बार देख लो, देखने के लिए बोला, लिखने के लिए नहीं। ठीक है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं, Mg का रिएक्शन करेंगे H2O के साथ तो क्या मिलेगा वो देखेंगे, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझा नहीं समझा, ठीक है। दिस इज Mg 2 8 2, it will lose how many electrons, why, because it has 2 electrons in valence shell. So it is converted into Mg+2 and electronic configuration will be 280 with a loss of how many electrons, 2 electrons। Done? यहाँ पे किसको यूज किया, H2O को, ठीक है। जब H2O को यूज करेंगे तो ये बन जाएगा H+ और बन जाएगा OH-। अब क्या करेंगे, मैच द पेयर, क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज OH जो रहेगा वो किसके पास जाएगा, Mg के पास। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको मिलेगा MgOH, सही है। प्लस किसके ऊपर, Mg के ऊपर, O के ऊपर। Mg के ऊपर चार्ज कितना है, +2, यहाँ पे क्या है -1, -1 ने -1 ने +1 के साथ बॉन्ड बनाया तो बचेगा क्या, +1। तो Mg के ऊपर चार्ज कौन सा है, +1, ठीक है। ये +1 है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके। मैंने आपको बैक बॉन्डिंग बताया था, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। इफ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसके बाजू वाले के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉर्मल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, Mg डबल बॉन्ड O अटैच टू H। क्या किसी के ऊपर कोई चार्ज आएगा, ओके। Mg के ऊपर कितना चार्ज था, +1। ऑक्सीजन के ऊपर कितना था, 0। इस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में Mg के ऊपर प्लस चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज था। इस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो Mg के ऊपर चार्ज रहेगा -1 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहेगा +1। देखो Mg अटैच टू O अटैच टू H। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो रिएक्शन को लर्न करना है। मेरी एडवाइस ये है रिएक्शन को लर्न मत करो। रीजन ऐसा है
10th नहीं है, 11th 12th में इतने रिएक्शन है कि आप उसको रीड नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते हो, और गारंटी नहीं है कि जो रिएक्शन टेक्स्ट बुक में दिया है वो एज इट इज पूछा जाएगा। सपोज उन्होंने रिएक्शन में दिया है C3H8, आपने इसी को लर्न किया है और उन्होंने कल जाके चेंज कर दिया और C2H6 कर दिया, तो आपकी पूरी मेहनत पानी में जाएगी। और आप एक्सपेक्टेशन मत करो कि वो एज इट इज पूछेंगे। इसलिए मेरी राय है कि आप रिएक्शन कैसे होता है वो समझो। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, स्टार्टिंग में स्लो ही जाएंगे, लेकिन जब एक बार ऐसा लगा मुझे कि अब इनफ टाइम हो गया है समझने के लिए, तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। इसलिए अभी कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करो। एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ये 10th नहीं है, आप रिएक्शन को लर्न नहीं कर सकते हो। आप कोई कुछ भी बोले, इसको लर्न कर लेना है। जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब आपको ऑर्गेनिक का कुछ नहीं आएगा। तो रिएक्शंस लर्न नहीं करने हैं कभी भी, एट एनी हाउ। मैं आपको 95% से ज्यादा रिएक्शंस का मैकेनिज्म बताऊंगा, ये बताऊंगा कि रिएक्शन ऐसा ही क्यों हुआ। ओनली 1 या 2% रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनका वो कैसे होते हैं वो इस लेवल पे समझ में नहीं आता है, तो इसको बोलूंगा कि ये रिएक्शन एज इट इज याद रखना है। लेकिन ऐसे रिएक्शंस बहुत कम होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को बताऊंगा कि ये रिएक्शन ऐसा ही क्यों हो रहा है विद रीजन। तो आपको ध्यान रखना है उसकी तरफ, ठीक है। अब Mg के ऊपर +1 क्यों है? क्योंकि Mg के ऊपर पहले कितना था +2, तो +2 के साथ किसने रिएक्शन किया -1 ने, और इसलिए Mg के ऊपर चार्ज कौन सा बचा +1। अब Mg के ऊपर +1 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और वैसे भी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है इंक्लूडिंग लोन पेयर, तो ये किसका काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिच का। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जब ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन डोनर का काम करेगा और मैग्नीशियम एक्सेप्टर का काम करेगा। तो ये बन जाएगा Mg डबल बॉन्ड O अटैच टू H। इसके ऊपर चार्ज कौन सा था पहले प्लस, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होगा माइनस। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो मैंने केमिकल बॉन्ड में बताया था, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा प्लस। ऐसा कोई है जिसके ऊपर +1 -1 दोनों है? कौन है? Mg। तो इसमें क्या होगा, Mg बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये बनेगा Mg अटैच टू O अटैच टू H विद +1। इनमें से कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है? मैग्नीशियम स्टेबल है, हाइड्रोजन स्टेबल है, ऑक्सीजन अनस्टेबल है। किसने पूछा क्यों? तो रीजन क्या होगा, ऑक्सीजन हैविंग वैलेंसी ऑफ 3 वैलेंसी ऑफ 2, बट यहाँ पे बॉन्ड कितने बनाए 3, जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बनाए, और इसीलिए वो क्या करेगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो इनमें से बॉन्ड शिफ्ट कहाँ पे करेंगे ऑक्सीजन पे। किसको शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन पे। तो क्या होगा, ये हमको यहाँ मिलेगा Mg अटैच टू O अटैच टू H। O के ऊपर पहले कौन सा चार्ज था प्लस, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो कौन सा आएगा माइनस। देखो A और B इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। इफ ये बॉन्ड में फुल हेडेड एरो से शो करता हो, इसका मतलब बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट किया A पे या B पे। तो इसमें क्या होगा, A बिकम +1 एंड B बिकम -1 हो गया। इन केस A अटैच टू B बाय डबल बॉन्ड, और हमने दोनों के दोनों बॉन्ड B पे ही शिफ्ट किए, तो क्या होगा, ये बन जाएगा A+2 और ये रहेगा B-2। इन केस A अटैच टू B, मैंने हाफ हेडेड एरो से शो किया, मैंने दोनों का मतलब बताया था। फुल हेडेड एरो का मतलब होता है पूरा बॉन्ड शिफ्ट करना, और हाफ हेडेड का मतलब होता है आधा बॉन्ड शिफ्ट करना। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो में से आधा बॉन्ड यहाँ पे गया, आधा बॉन्ड यहाँ पे गया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 1, इसके पास आएगा 1, तो यहाँ पे मिलेगा A के पास 1 इलेक्ट्रॉन और B के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया?
हाँ, किसी में भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ए का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है? बी का। तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन था और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि अनसिमेट्रिकल? अरे देखो, दो चॉकलेट है, दो लोगों के बीच में, दोनों एक एक चॉकलेट लेके गए, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जो ज्यादा पावरफुल था वो दोनों चॉकलेट लेके गया, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? तो सेम कंडीशन यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? सिमेट्रिकल। इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन थे? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया? बी। ए को इलेक्ट्रॉन मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। तो ये क्या रहेगा? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? ये वाला भी कैसा रहेगा? अनसिमेट्रिकल। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो फुल हेडेड एरो का मतलब होता है पूरा बॉन्ड शिफ्ट होना, और हाफ हेडेड एरो का मतलब होता है आधा बॉन्ड शिफ्ट होना। ओके, अब इस बॉन्ड को तोड़ा तो H के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? प्लस। कोई है जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है? कौन है? तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा MgO। क्या रिलीज करेगा? H प्लस। यहाँ पे कितना H प्लस आयन मिला? 1। हमारे पास यहाँ पे कितना H प्लस आयन मिला? 1। इसका मतलब हमारे पास कितने H प्लस आयन बचे हैं? 2। नहीं समझा? ठीक है। हाँ, अब हमारे पास H प्लस आयन कितने बचे? उसके पहले Mg बन गया Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें से आपने किसको यूज किया अभी तक? चलो उसको टिक कर देते हैं। यहाँ पे क्या मिला था? H प्लस और OH। किसको यूज किया? OH को यूज किया। सही है। अभी क्या बचा आपके पास? H प्लस। यहाँ पे क्या बचा? H प्लस। यहाँ पे क्या बचा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या बचा? इलेक्ट्रॉन। अब होगा ऐसा, यहाँ पे एक H प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा? H विथ 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा H प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा? H विथ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा? H2। क्या बनेगा? H2। तो अल्टीमेट हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिला? H2। और इस रिएक्शन में क्या मिला? MgO। रिएक्शन बैलेंस्ड है? ये वाला रिएक्शन बैलेंस्ड है? अब क्वेश्चन ये आएगा, इसने बैक बॉन्डिंग किया, इसने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि इसने जब OH के साथ पहला बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और इसीलिए इसने बैक बॉन्डिंग बनाया, इसने बैक बॉन्डिंग नहीं बनाया। इसमें प्रोडक्ट क्या मिला? बेस मिला, मतलब हाइड्रोक्साइड मिला। इसमें प्रोडक्ट क्या मिला? ऑक्साइड मिला। फर्क है दोनों में। समझा नहीं समझा? तो इफ वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा नॉर्मली, और वैलेंसी 2 रहेगा तो नॉर्मली क्या मिलेगा? सही है। समझा नहीं समझा? ओके है। एक बात और, नाम क्या है रिएक्शन का? रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O। अब यहाँ पे जो मेटल्स है, उस मेटल्स को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक को बोलता हूँ मैं रिएक्टिव मेटल, दूसरे को बोलता हूँ मैं लेस रिएक्टिव मेटल, और तीसरे को मैं बोलता हूँ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है। तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिविटी किसका है? इसके एग्जांपल्स है Na, ETC। इसके एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। इसका एग्जांपल है आयरन। अब मुझे बताओ, इन सब में से सबसे इजीली वाटर के साथ कौन रिएक्शन करेगा? केवल Na। इन सब में से ऐसा कौन है जो वाटर के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव। मेटल रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का मतलब क्या? मेटल का रिएक्टिविटी कहां से शो करते हैं हम लोग?
ओके, मेटल्स का मेन काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा उसको बोलेंगे रिएक्टिव, और जो मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करेगा उसको बोलेंगे लीस्ट रिएक्टिव। समझा? तो रिएक्टिव मेटल का मतलब होता है ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा, और लीस्ट रिएक्टिव का मतलब होता है ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इजीली लूज कौन करेंगे? सोडियम एंड पोटेशियम। तो वो वाटर के साथ इजीली रिएक्शन करेंगे, और इजीली रिएक्शन कौन नहीं करेंगे? और इसीलिए अब ये रिएक्शन इजीली शो करेंगे, और इसीलिए इनका रिएक्शन कोल्ड वाटर में कर सकते हैं। इनका रिएक्शन जो रहेगा वो कहाँ पे करना होगा? हॉट वाटर में, और इसका रिएक्शन जो रहेगा वो करना होगा स्टीम वाटर में। सही है? ऐसा क्यों? रीजन क्या बताओगे? देखो, ये ऑलरेडी रिएक्टिव है, तो उनको अलग से एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में भी वो क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। लेकिन इसका रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा? स्टीम को यूज करना होगा। समझा नहीं समझा? ठीक है, तो इसमें हम 3 पार्ट करते हैं। कौन से? रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल जो रहेंगे वो हॉट वाटर में, लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो रहेंगे वो स्टीम वाटर में, और रिएक्टिव मेटल जो रहेंगे वो कोल्ड वाटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोल्ड वाटर, यहाँ पे लिखना होगा हॉट वाटर। तो आयरन के साथ क्या लिखूंगा? स्टीम वाटर। एक बात और, यहाँ पे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है ये होता है हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इन दोनों में मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ऑक्साइड। क्या होता है? ऑक्साइड। देखो, Na जो है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिला, और Mg जो है वहां पे क्या मिला? ऑक्साइड मिला। तो आयरन के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। एक बार देख लो, पहले बोला है स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हेवी जाएगा, छोड़ना नहीं है, नहीं समझाए तो पूछना है। अभी छोड़ दिए तो ऑर्गेनिक भूल जाओ। Mg का हाइड्रोक्साइड नहीं मिलने का रीजन है उसका लेस रिएक्टिविटी। ये कोई मोर रिएक्टिव है तो उसका हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कोई लेस रिएक्टिव है तो उसका हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, उसका ऑक्साइड ही मिलेगा। तो एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, और मैग्नीशियम का भी। मैं यहाँ पे कैल्शियम को यूज करता हूँ, तो कैल्शियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, तो कैल्शियम से मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड। सही? यस। इनमें से क्या नहीं समझा वो पहले पूछ लो। बोर्ड के ऊपर बोलूंगा रिएक्शन का मैकेनिज्म करने के लिए, इसको मैकेनिज्म बोलते हैं। सोडियम का रिएक्शन हॉट वाटर में करेंगे तो सोडियम का रिएक्शन हॉट वाटर में करेंगे तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा? नहीं, वो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, और हॉट वाटर में वो एक्सप्लोजन शो करेगा। ये जो मेटल्स होते हैं, जैसे एस ब्लॉक में सर ने बताया होगा कि ग्रुप नंबर 1 के जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ एक्सप्लोजिव रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो आप उसको पानी में डालोगे तो ये फट जाएंगे, मतलब जैसे बम ब्लास्ट होता है ना, वैसे इतना ज्यादा ये हार्मफुल होता है, और इसलिए उनको कोल्ड कंडीशन में रखा है। आप हॉट कंडीशन में करने जाओगे तो जिस कंटेंट में रिएक्शन करो वही टूट जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको कोल्ड में यूज करते हैं। ठीक है, राइट वन। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में फर्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर।
कर देंगे किसी बुक में। आयरन का रिएक्शन, चलो आयरन का रिएक्शन लिख लेते हैं। Fe का रिएक्शन H2O के साथ करते हैं तो ये बनता है Fe3O4 विद एलिमिनेशन ऑफ H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। इसका स्ट्रक्चर निकाल के रख देता हूं मैं Fe3O4 का। एक बार पूछा था इसका स्ट्रक्चर, कौन से एग्जाम में वो नहीं पता क्योंकि जेडब्ल्यू दोनों हमारे पास है। रिएक्शन को बैलेंस आपको करना, आयरन के रिएक्शन को। तो पहला रिएक्शन था Na विथ वाटर, दूसरा रिएक्शन था Mg विथ वाटर, तीसरा रिएक्शन था Fe विथ वाटर। कितना मोल्स ऑफ Fe है? हाँ? 3? ओके, 3। How many moles of water? 4. How many moles of H2O? 4. H2, sorry. किसी को मैकेनिज्म में दिक्कत हो रही है जब भी फ्री टाइम में रहे मेरे पास है तो आपके मैडम के पास चले जाना। जनरल में फ्री रखना तो ठीक है ना, तो बाकी जो भी रहेंगे उनके पास जाके या तो मिक्सर है मैकेनिज्म समझने की कोशिश करना। मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट अदर देन रिएक्शन, क्योंकि मैं इसमें चेंज करूंगा तो आपको आना चाहिए। डन। 4 पोलर रिएक्शन कितना है? Ca का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो किसी रिएक्शन में आपको सब कुछ नहीं बताया जाएगा,
कि ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा। आपको एग्जाम में यही लिखा जाएगा आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ करना है, ये नहीं लिखा जाएगा 3 मोल्स ऑफ आयरन का रिएक्शन 4 मोल ऑफ वाटर के साथ करना है, समझे। तो रिएक्शन में कभी ये नहीं लिखा जाएगा कितने कौन लेना है, वो आपको डिसाइड करना है रिएक्शन को देख के। हो जाओ शुरू विथ मैकेनिज्म। 4 वाला रिएक्शन Ca का रिएक्शन करेंगे H2O के साथ Ca is a reactive metal, less reactive metal, least reactive reactive metal। तो जो भी रिएक्टिव मेटल रहेंगे उनका हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो लेस रिएक्टिव रहेंगे उनका ऑक्साइड मिलेगा, जो लीस्ट रिएक्टिव रहेंगे उनका ऑक्साइड रहेगा। एक से सब समझ जाएगा। डन। चलो इधर ध्यान दो, नहीं होता है घबराने का, इधर ध्यान दो पहले, ठीक है। रिएक्शन किसका करना है, Ca, किसके साथ करना है, H2O। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा या तो ऑक्साइड मिलेगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो ये होना चाहिए CaOH/2, लेकिन if ऑक्साइड मिलेगा तो क्या मिलना चाहिए, CaO। क्या मिलेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसका रिएक्टिविटी क्या है। ये लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिव में आता है। ये रिएक्टिव में रहेगा, देखो K और Na दोनों के दोनों रिएक्टिव है, इसका मतलब ये भी किस में आना चाहिए, रिएक्टिव में, ठीक है। तो जब ये रिएक्टिव रहेगा तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड। तो हमको ये रिएक्शन लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है। जब ये रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना होगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 2। तो ये बनेगा Ca+2। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2। वाटर, एक ही वाटर यूज करेंगे तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाएगा, इसलिए कितने यूज करेंगे, 2। तो यहाँ पे मिलेगा H+OH- H+OH-। क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, इसके ऊपर कितना है, -1। तो कितने चाहिए, 2। क्या मिलेगा, CaOH/2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। एक हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो 2 हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, H2। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CaOH/2 + H2। सही है, रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, आरबी रुबिडियम। टॉप टू बॉटम जाने तो रिएक्टिविटी बढ़ता है, मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ता है टॉप टू बॉटम जाने के बाद, ठीक है। कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जब सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिव मेटल है तो रुबिडियम और सीजियम भी रिएक्टिव मेटल से रहेंगे, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ता है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, हाँ हाइड्रोक्साइड।
रिएक्शन बैलेंस करके लिख देना है। हो गया? कितने मोल्स ऑफ रुबिडियम? 1। कितने मोल ऑफ H2O? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RbOH। साथ में क्या मिलेगा? हाफ H2। ओके, सही है। नेक्स्ट, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, कॉपी क्लोज कर लीजिएगा। Zn का रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ, ये डाइल्यूट कंडीशन में है, तो देखना है प्रोडक्ट क्या मिलेगा। जिंक एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे आप काउंट करके बताओ बिना लिखे कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और कितने शेल इसके पास रहेंगे। कितने शेल है टोटल? 4। एटॉमिक नंबर कितना है? 30। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। हो गया? तो n मैक्स कितना है? 4। तो इसका मतलब इसके पास शेल कितने रहेंगे? 4। ये 4 शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। ये दोनों के दोनों कौन सा शेल है? सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। थर्ड शेल कौन सा है? 3s 3p और 3d। कितने हो गए? 80। और फोर्थ वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 2 8 18 2। वैसे भी फर्स्ट शेल का कैपेसिटी होता है 2, सेकंड का होता है 8, थर्ड का होता है 18 और इसका होता है 32। इसके 4 में से कितने शेल कंप्लीट है? मैं आपको पहले ही बोला था, रीजन के साथ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले देखेंगे इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। क्यों? क्योंकि बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn का क्या बनेगा? Zn+2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। यहाँ तक ओके है? समझा नहीं समझा? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एसिड कौन सा यूज किया? H2SO4। अब कोई भी एसिड यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड नहीं। कितने H+ आयन है? 2। तो ये H+ SO4 - 2। समझा नहीं समझा? क्या कर सकते हो आप? सोचो। मैच द पेयर क्या बनेगा? ZnSO4। अब इधर क्या बचा? H+ और H+। क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन गेन करेगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन गेन करेगा, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? H2। क्या बनेगा? H2। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ZnSO4 + H2। इस रिएक्शन बैलेंस इस रिएक्शन को मैं फिर से एक बार लिखता हूं ऐसे। रिएक्शन पसंद है इसलिए। ओके, अब
अब आसान से क्वेश्चन पूछना, उसका आंसर भी सही होना चाहिए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn हियर? 0. Why 0? It is in elemental state. What is the oxidation state of hydrogen will be here? एक हाइड्रोजन का +1। क्यों +1? क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होता है तो +1 और मेटल के साथ होता है तो -1। तो एक हाइड्रोजन का +1। एक ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना होता है? -2। तो सोचो सल्फर का कितना होगा? सोच के आंसर देना, गलत निकला तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा फिर। क्या होगा? एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन का +2, 1 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, -8 +2 -6, राइट साइड जाएगा +6, ऐसा है। हाँ, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +6 हो गया। इसमें Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? SO4 के ऊपर हमेशा चांस कितना होता है? -2, और Zn SO4 के ऊपर जब -2 है तो Zn के ऊपर कितना होना चाहिए? +2। तो सिंपल सी बात है, Zn का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। ऑक्सीजन का एज इट इज रहेगा -2 और सल्फर का एज इट इज रहेगा +6। हाइड्रोजन का कितना रहेगा? +1 -1 0। Why 0? एलिमेंटल स्टेट में। ओके, चलो अब मुझे बताओ, इस रिएक्शन को मैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूं या रिडक्शन रिएक्शन बोलूं? 30 सेकंड का टाइम है, तब तक आवाज नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन समझा? इस रिएक्शन को मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूं, इस रिएक्शन को मैं रिडक्शन रिएक्शन बोलूं, इस रिएक्शन को मैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलूं, और क्यों? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन दूर करना है तो आसान तरीका है, लेफ्ट राइट दोनों को कंपेयर करो और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही इरेज कर दो। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। Zn कितना है? यहाँ पे चेंज हुआ, इरेज नहीं करना है। हाइड्रोजन चेंज हुआ है, इरेज नहीं करना है। और सल्फर यहाँ पे, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इरेज कर देते हैं। ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा? थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। अब जो बचा है उसको कंपेयर करते हैं, सही है। हाँ, क्या हुआ? Zn से Zn पे चले जाओ। पहले कितना था? 0, अब कितना है? +2। तो क्या है? राइट हियर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। तो इसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन। क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, मतलब बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, सो इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सही है? नहीं है? तो यहाँ पे एक का हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरे का हुआ रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूं? ओके, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Zn का या Zn +2 का? Zn का। रिडक्शन किसका हुआ है? H+ का या H का? तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, और जिसका रिडक्शन हुआ है ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। नहीं समझा? यहाँ तक क्लियर है? सही है गलत है? तो इस प्रकार से हमने Zn का रिएक्शन किसके साथ किया? मेटल के साथ। कौन सा मेटल? हाँ, एसिड। Zn का रिएक्शन किसके साथ किया? एसिड के साथ। कौन सा मेटल? जिंक मेटल। समझा नहीं समझा? एक बार देख लो।
Zn हमेशा +2 में ही होता है, Zn हमेशा +2, या तो Zn 0 में रहेगा या तो Zn +2 में रहेगा। ऐसे ही कॉपर या तो 0 में होता है या तो +1 में होता है या तो +2 में होता है। इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 2 ही ऑप्शन है। ध्यान रखना है, Zn और कॉपर में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपर 0 +1 +2, Zn 0 and +2 ओनली। समझा? नहीं समझा? कोई डाउट है इसमें? अरे हाँ या नहीं? पक्का लिखो फिर। मैंने दोबारा रिएक्शन क्यों लिखा? सिर्फ यही बताने के लिए कि ये रिएक्शन किस तरीके का है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है कि रिडॉक्स है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा रिएक्शन के? जब ध्यान दो, स्टेटमेंट क्या होगा? जिंक मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अभी तो रिएक्शन लिखो, स्टेटमेंट क्या होगा ये बताया मैंने बस। पहले रिएक्शन सीखते फिर रिएक्शन तो लिखना सीखेंगे। इसको तो